शब्द हूं, शॉक्ड हूं। मुझे लगा था कि हाथरस की गुड़िया के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, और उस पूरे घटनाक्रम पर योगी सरकार के जो अफसरों का रवैया था, पुलिस का रवैया था, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रवैया था, और उसके बाद खुद सीबीआई ने उनकी सरकार को जिस तरह से एक्सपोज किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्हें जिस तरह से लताड़ लगाई, मुझे लगा कि सरकार कुछ सीख लेगी। मगर बदायूं में जो गैंगरेप हुआ, वो भी मंदिर के अंदर, एक 50 साल की औरत का, और उसके साथ गैंगरेप ही नहीं हुआ दोस्तों, उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर रॉड घुसेड़ा गया, एक 50 साल की महिला के साथ। और फिर उन लोगों ने उसके परिवार में जाकर उसके घर के सामने उसकी लाश को फेंक दिया। रात को 3 लोग आए थे, गाड़ी में डाल के आए, हमारे यहाँ दरवाजे पे डाल के चले गए। फिर हमने देखा तो हमारी माँ मरी हुई थी, शरीर से खून बह रहा था, तन पे कोई कपड़ा नहीं था। मगर बदायूं की ये घटना बताती है कि योगी प्रशासन ने कुछ नहीं सीखा है। क्या आप जानते हैं बदायूं में क्या हुआ है? बदायूं में वहां का जो थानेदार था, रावेंद्र प्रताप सिंह, नाम को याद रखिएगा, सिंह, रावेंद्र प्रताप सिंह, उसने पहले तो मामले को दर्ज करने से इनकार कर दिया। यह कहा कि महिला की मौत जो है वो कुएं में गिरने से हुई। 44 घंटे बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। यह अपराध अपने आप में अक्षम्य है। बदायूं पुलिस कह रही है कि साहब हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया है। नहीं, इसे पुलिस से निकाला जाए और इस शख्स को आरोप सिद्ध होने पर जेल में डाला जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की दबंगई, और एक मंदिर में जुड़ा, एक मंदिर, कथित तौर पर मंदिर के एक पुजारी ने इस अपराध को अंजाम दिया। क्या इनके अंदर कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है? हाथरस में भी यही हुआ था। बलात्कारियों और हत्यारों के पक्ष में बाकायदा लोगों ने रैलियां की थी, 144 धारा 144 की धज्जियां उड़ाते हुए। और जो राजनेता या जो सामाजिक कार्यकर्ता हाथरस की गुड़िया के परिवार से मिलने आ रहे थे, उन्हें खुलेआम वो दबंग धमकी दे रहे थे। चलिए, दबंगों तो भूल जाइए, वो तो उनका काम है, मगर उस वक्त पुलिस प्रशासन का रवैया, चाहे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर एडीजे प्रशांत हो या फिर डीएम हाथरस हो जिन्हें अब मिर्जापुर भेज दिया गया है, सबका रवैया दोस्तों शर्मनाक था। और अब 44 घंटे बाद बदायूं में उस औरत का पोस्टमार्टम किया गया। 44 घंटे बाद थानेदार ने इस बेशर्मी से अपनी रिपोर्ट में लिखा कि साहब नहीं, उस महिला की मौत जो है कुएं में गिरने से हो गई थी। इनके अंदर रत्ती भर भी इंसानियत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं और आज फिर दोहराऊंगा दोस्तों, कल्पना कीजिए यही घटनाक्रम, यानी कि निर्भया 2012-13 का जो निर्भया कांड था, अगर वो इस वक्त हुआ होता तो क्या होता? क्या होता बताइए? मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा थानेदार रावेंद्र प्रताप सिंह। मैं इस नाम पर क्यों जोर दे रहा था दोस्तों? क्योंकि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो यह कहा जाता था कि हर थाने के अंदर एक यादव बैठा हुआ है और वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं, दबंगई चलाते हैं। मगर मुझे कम से कम याद नहीं पड़ता कि इस कदर गुंडों के साथ, बलात्कारियों का साथ उन यादव थानेदारों ने दिया होगा और उनके मन के अंदर कानून का डर ना हो। ज्यादती उस वक्त भी होती थी, मगर मीडिया और पुलिस के दबाव के बाद उन्हें झुकना पड़ता था। अब क्या हो रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को डर दिखाया जाता है कानून का, कि तुम पर देशद्रोह के मुकदमे ठोक दिए जाएंगे। पत्रकारों को देशद्रोह के आरोपों के अंतर्गत जेल में बंद किया हुआ है। यानी कि जो धाराएं आतंकवादियों पर लगाई जाती हैं, वो केरला से आए 3 पत्रकारों पर लगा दी गई हाथरस मामले में, और वो लोग अब भी जेल में बंद हैं। मैं जानना चाहता हूं कि योगी सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है? क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं मानता हूं कि प्रशासन के लिए हर गली कूचे में महिलाओं को सुरक्षा देना संभव नहीं है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। दिक्कत यह नहीं है, दिक्कत यह है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कथित तौर पर मंदिर के उस पुजारी और उसके जो सहयोगियों ने 50 साल की उस औरत के साथ न सिर्फ
सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि इतनी बेरहमी से रॉड्स उसके गुप्तांगों में घुसाकर उसे मार डाला। भाई, उसके जहन में बिल्कुल डर नहीं था। मैं इस सोचने पर मजबूर हूं कि क्या वो शख्स ये सोच रहा था कि जम्मू के कठुआ में भी एक 8 साल की मासूम का गैंगरेप हुआ था और तब बलात्कारियों के पक्ष में भाजपा के 2 मंत्रियों ने रैलियां निकाली थीं। तो क्या उस 50 साल की महिला के सामूहिक दुष्कर्म और हत्या में जो कथित आरोपी ये जो शख्स हैं, क्या उनके जहन में भी ये चल रहा होगा कि कुछ भी हो जाए सरकार हमारा साथ देगी और कुछ और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे पक्ष में रैली निकालेगी? आज आपको यह सवाल खुद से पूछना होगा। योगी सरकार को अपने अहंकार के पद से नीचे उतरना होगा। अहंकार के जहां पर तुम सिंहासन पे बैठे हो उसे नीचे उतरना पड़ेगा। इन पुलिस वालों को नींद कैसे आती है भाई? इन अफसरशाहों को, इन नौकरशाहों को आखिर नींद कैसे आती है कि ये लोग पीड़िता के साथ, पीड़िता के परिवार के साथ इतना बड़ा अत्याचार करते हैं? इन्हें नींद कैसे आती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में वही दास्तान हर जगह दिखाई दे रही है। एक शमशान घाट में छत गिर जाती है, 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इस खबर के मुताबिक, न्यूज़ 24 की इस खबर के मुताबिक अजीत त्यागी इस बात को स्वीकारता है कि उसने 16 लाख की रिश्वत दी थी और यह छत बनवा दी थी। क्या जवाब दे, बताइए ना। 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। और फिर एक शख्स जिसका सिर्फ गुनाह यह था कि वो एक मुसलमान था, वो जूते बेच रहा था। अब उन जूतों का आविष्कार उसने नहीं किया था, उन जूतों पे ठाकुर लिखा हुआ था। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, देखिए वीडियो। कल हटाने का वहाँ के लड़का है तो ये हटा देने चाहिए, हटा देने चाहिए तो हटा देने है, क्यों ना हटाए थे ना फिर? अरे तू के अपनी दुकानदारी खराब कर रहा है, ज्यादा से इसके रख के यहाँ जूते, तू के अपनी दुकानदारी खराब कर रहा है। फिर दुकानदारी खराब करेगा तू, क्या मालना भी वीडियो बना साफ करके बना रहे हम, कोई हुआ थोड़ा ये मैं बना रहा हूँ जूते को, तो लेके क्यों आया तो? मैं देख ठाकुर। उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है किसी चौहान की शिकायत पे। बाद में पुलिस को यह एहसास होता है कि नहीं साहब, इस पर जाति सूचक जो आरोप है वो सही साबित नहीं होता है। फिर बाद में पुलिस क्या कहती है आप खुद सुनिए। कल विशाल चौहान नाम के एक व्यक्ति ने थाना गुलावटी पर तहरीर दी थी कि जूते की दुकान पर कुछ जूते बेचे जा रहे हैं जिसकी तली पर ठाकुर लिखा गया है। इससे उसकी धार्मिक भावनाएं प्रभावित हुई और उसने जब इस कार्य से जूते वाले को मना किया तो उसके साथ मारपीट की घटना घटित हुई। इसके आधार पर थाना गुलावटी पर 153A 323 504 का एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके विवेचना में अब तक ये तथ्य प्रकाश में आया कि 153A की बात गलत थी। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करती है? क्या योगी की पुलिस जब एक मामले में प्रवेश करती है, उसकी जांच करती है, तो क्या इसी तरह से लोगों को जेल में डाल देती है? या उसका गुनाह सिर्फ इसलिए यह है कि उसका नाम नासिर था? बताइए ना मुझे। आज उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में सबसे बदनाम हो चला है। आपने यह कहा था कि हम प्रदेश को रामराज्य देंगे। आप रामराज्य के कॉन्सेप्ट को बदनाम कर रहे हो और भगवान राम को बदनाम कर रहे हो भाई। 3 मिसालें आपके सामने। एक गरीब जो जूते बेच रहा था उसे आपने थाने में बंद कर दिया, बाद में जब दबाव आया तो आपको छोड़ना पड़ा। आप अनाप शनाप उसमें तर्क दे रहे थे। उसके बाद छत गिर जाती है और आरोपी यह स्वीकार करता है कि उसने 16 लाख की रिश्वत दी थी। मैं जानना चाहता हूं ना, क्या जवाबदेही तय की गई है यहां पर? कितने लोगों को प्रशासन में, सरकार में कितने लोगों को कटघरे में खड़ा किया गया है? मगर सबसे बड़ी बात, हाथरस का एक और विकराल रूप बदायूं में सामने उभर कर आता है और इस बार
जिन लोगों पर जिम्मेदारी होती है हमारे धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने के लिए, वही भक्षक हो जाते हैं कथित तौर पर। आरोप लगता है एक पुजारी और उसके सहयोगियों पर, और फिर प्रशासन, पुलिस आरोपियों के साथ हो जाती है। सोच के भी सिहरन पैदा होती है कि वो 50 साल की औरत की जब लाश उसके घर के सामने फेंक दी गई थी, और जब जांच करता जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया, उनके भी होश फाख्ता हो गए कि बाप रे, लाश की इतनी खराब हालत। जिन लोगों ने उसका ये हाल किया होगा, वो कितने बड़े राक्षस हैं। तो सोचिए, जब मां की लाश को इस तरह से परिवार के सामने फेंका गया होगा, बच्चों पर क्या गुजरी होगी, परिवार पर क्या गुजरी होगी, पति पर क्या गुजरी होगी। और उसके बावजूद 44 घंटों तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया। कुछ देर के लिए आप अपने आप को उस महिला के परिवार की जगह रखें। आपका जाति, आपका धर्म कुछ भी हो सकता है। कुछ देर के लिए आप बेशक इस पार्टी के समर्थक हो, इस सरकार के समर्थक हो, योगी जी के बहुत बड़े फैन हो, कुछ देर के लिए आप उस परिवार की जगह अपने परिवार को रखिए। पहले हमारी मां के साथ ऐसा होता है, और उसके बाद प्रशासन की इस कदर बेरुखी। मैं निःशब्द हूं, मैं वाकई शॉक्ड हूं दोस्तों, और चीजें बदलने का नाम नहीं ले रही। हम गुजरते वक्त के साथ अपने अंदर की इंसानियत को खो रहे हैं, और हमें एक पॉलिटिकल सोच, एक राजनीतिक सोच और भी ज्यादा अंदर से हमारी इंसानियत को खत्म कर रही है। क्योंकि उनके हाथ में एक चाबी है, और वो चाबी है धर्म की। वो चाबी बार बार वो घुमाती है जब भी उस पर आलोचना के बादल छाते हैं। किसान सड़क पर होता है तो उसे खालिस्तानी बता दो। हाथरस की गुड़िया के साथ इतना जघन्य अपराध होता है तो यह कह दो कि साहब, सरकार को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी बदायूं गैंगरेप या सामूहिक दुष्कर्म वाले मामले में भी किसी ना किसी तरीके से ट्विस्ट कर देगी। क्योंकि देखिए, हाथरस में भी क्या हुआ था, हाथरस में भी पूरी गोदी मीडिया ने योगी सरकार के प्रोपेगेंडा का साथ दिया था। किसी ने उसे मनोहर कहानियां बताया था, किसी ने परिवार पर ही उंगलियां उठा दी थी। हाथरस की जो गुड़िया थी उसके भाई पर ही उंगलियां उठा दी गई थी, उसको ऑनर किलिंग बता दिया गया था। मुझे शर्म आती है ऐसे समाज पर। मीडिया तो खैर क्या बोलूं, और मुझे शर्म आती है ऐसी सरकार, उसकी पुलिस और उसके प्रशासन पर। और ऐसा नहीं है कि योगी सरकार की पुलिस अच्छी मिसाल नहीं दे सकती। आपको याद होगा जब लॉकडाउन था तब उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने बहुत ही जिम्मेदारी भरा रवैये का परिचय दिया था। जो लोग धर्म के नाम पर उस पर अफवाहें फैला रहे थे, जिसमें मीडिया भी शामिल था, उस वक्त उस अफवाह का पर्दाफाश करने में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बहुत ही जिम्मेदारी भरी भूमिका निभाई थी। मगर अब क्या कहिएगा आप। खैर, यह मुद्दा मुझे आपके सामने रखना था क्योंकि इसका ताल्लुक एक बेबस परिवार से था, इसका ताल्लुक हमारी इंसानियत के साथ था, और इसका ताल्लुक एक सरकार की जवाबदेही के साथ था।